हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी शुरू करने जा रहे हैं। इम्यूनिटी पे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या है, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो पहले इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में बताएंगे, जैसे कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जैसे आप लोगों को पहले ही पता होगा, दो प्रकार की होती है इन्नेट इम्यूनिटी जो कि जन्मजात से प्रेजेंट होती है, यानी कि फ्रॉम बर्थ, या कह दो ऑलवेज प्रेजेंट होती है इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरी टाइप की होती है एडेप्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी। जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो रिक्वायर्ड की जाती है। एडेप्टिव या इसे रिक्वायर्ड भी कहते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड बता रहा हूँ यार, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी इसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये ऑलवेज प्रेजेंट होती है, पहला नंबर। यार चल क्यों नहीं रहा है भाई? क्या होती है? ऑलवेज प्रेजेंट होती है, ऑलवेज प्रेजेंट होती है। जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होती है, ये एक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। और साथ में ध्यान देना, प्रेजेंट होती है एट बर्थ, बर्थ के दौरान प्रेजेंट होगी, और ये नॉट प्रेजेंट एट द बर्थ। ये एक्वायर्ड होती है लेटर, लेटर एक्वायर्ड होगी। जब इन्फेक्शन होगा तब ये एक्वायर्ड होती है। और ये लेटर एक्वायर्ड हो कैसे? बाई एंटीजन इंटरेक्शन। एंटीजन का जब इंटरेक्शन होगा तब क्या होगा? एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखो, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है, जबकि ये क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। इसके बारे में बात हो गया। अगला पॉइंट बात करते हैं, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, नो मेमोरी। इसमें मेमोरी होती है, ठीक है। इसके बारे में बात हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो जो बैरियर हो गए, जैसे कि स्किन है, स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, और जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो लाइनिंग है वो भी एक बैरियर की तरह काम करेगा। और ये सब क्या है? एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल लेयर। जैसे आप लोग पहले पढ़े होंगे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन और इंटरफेरॉन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो साइटोकाइन, इंटरफेरॉन क्या है? साइटोकाइन है। तो जो फिजिकल बैरियर होता है, फिजियोलॉजिकल, जैसे कि फीवर हो गया, एसिड हो गया, जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गए। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेलुलर, जैसे कि मैक्रोफेज हो गए, मोनोसाइट हो गए, और साइटोकाइन जैसे कि इंटरफेरॉन, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि और एग्जांपल क्या है? जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि एग्जांपल क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है? कंप्लीमेंट रिएक्टिव प्रोटीन है। और उसके बाद में अगला हो गया न्यूट्रोफिल्स, 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 माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल हो गए, माइक्रोफेज हो गए, डेंड्राइटिक सेल हो गया, डेंड्राइटिक सेल्स। और क्या बचा भैया? कंप्लीमेंट सिस्टम, कंप्लीमेंट सेल। ये तब किसके अंतर्गत आएगी? इन्नेट इम्यूनिटी में। जबकि जो एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं। कौन होती है? एक बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो इसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट होती है। अब आगे बताएंगे कौन आखिर ह्यूमन इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करती है, और सेल मीडिएट इम्यूनिटी कौन? टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करवाता है। तो ये बात हुआ। साथ में ध्यान देना, ये बी जो होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, आगे ही बताएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। और जो टी लिम्फोसाइट होती है वो इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है।
तो ये इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात हुआ। अब हम देखते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, भाई कुछ रिसेप्टर होंगे जो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते होंगे, यानी कि जो एंटीजन आया, माइक्रोब्स आया घुसा बॉडी में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए रिसेप्टर, उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। तो अब बात करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर के बारे में। ये एंटीजन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, डिटेक्ट करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, स्पेसिफिक होगा मतलब कि एक पार्टिकुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो होता है ये कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी का, इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट होता है। और ये क्या करता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो जो ये रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होगा, इधर लिखूंगा प्रेजेंट, और इधर स्पेसिफिक पैटर्न जो ये रिकॉग्नाइज करता है, स्पेसिफिक पैटर्न रिकॉग्नाइज में इधर लिखूंगा, और इधर लिखूंगा प्रेजेंट ऑन। तो अगर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, यानी कि डिटेक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, डिटेक्ट करेगा, यानी कि उसको रिकॉग्नाइज करेगा। अगर ये प्रेजेंट है इंडोसोम पे प्रेजेंट है, तो ये रिकॉग्नाइज करेगा, डिटेक्ट करेगा इंजेस्टेड माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर यही प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, अगर ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म को। तो इसका सिंपल सा मामला है, अगर सरफेस पे प्रेजेंट है तो सरफेस वाले को रिकॉग्नाइज करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर इंडोसोम मतलब अंदर है तो इंजेस्टेड माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करेगा, और साइटोप्लाज्म में है तो इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करता है। ये ऑर्गेनिज्म नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी घुस जाएगा शरीर में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बात हो गया। जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये इधर हम लिख देता हूँ यहीं पर, कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला है TLR, टॉल लाइक रिसेप्टर। दूसरा है सी लेक्टिन रिसेप्टर, और इनके बारे में भी बात करेंगे, सी लेक्टिन रिसेप्टर। और अगला है रिग लाइक रिसेप्टर। इसमें क्या है, रिग लाइक रिसेप्टर। और चौथा है नोड लाइक रिसेप्टर। चौथा क्या होता है, नोड लाइक रिसेप्टर। ये सब रिसेप्टर होते हैं जो डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और इनका डिफरेंट फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है इन रिसेप्टर्स का। तो जो सी लेक्टिन रिसेप्टर है और रिग लाइक रिसेप्टर है उनको हम यहीं पर पढ़ते हैं, उसके बाद में टॉल लाइक रिसेप्टर पढ़ेंगे, फिर नोड लाइक रिसेप्टर को पढ़ेंगे। सी लेक्टिन रिसेप्टर क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो कहाँ पर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, फंगल ग्लाइकन्स को डिटेक्ट करते हैं, फंगल ग्लाइकन को पहचानते हैं, ग्लाइकन्स डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, सी लेक्टिन रिसेप्टर के बारे में बात हो गया। जो रिग लाइक रिसेप्टर्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ये डिटेक्ट करते हैं वायरसेस का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, वायरसेस का डिटेक्शन करते हैं। तो ये रिग लाइक रिसेप्टर और सी लेक्टिन रिसेप्टर के बारे में बात हो गया। अब हम देखते हैं नोड लाइक रिसेप्टर, उसके बाद चलेंगे टॉल लाइक रिसेप्टर के बारे में। देखो टॉल लाइक रिसेप्टर पे नोड लाइक रिसेप्टर पे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप लोग इसको लिखिएगा सही से और जाइएगा एग्जाम में अच्छे से तैयारी करेंगे भैया। कुछ चीज़ें तैयार करना पड़ता है भैया, आँख मूंद के पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, हल्का आँख खोल के पढ़ो, चारों तरफ देख के पढ़ो। कंपटीशन अब इंक्रीज हो चुका है,
ठीक है। अगला देखते हैं नोड लाइक रिसेप्टर। नोड लाइक रिसेप्टर, नोड लाइक रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। तो नोड लाइक रिसेप्टर जो होते हैं प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ये भी काम करता है साइटोप्लाज्म, यानी कि किसको किसको डिटेक्ट करेगा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो और ये डिटेक्ट करता है डॉन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो डिटेक्ट करता है डॉन को पकड़ता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों को भी पुलिस कर रही है, कहेगा आओ हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो डॉन डी से क्या है, डायबिटीज मेलाइटस में डिटेक्ट करता है, डायबिटीज मेलाइटस को डिटेक्ट करता है। ओ से है आयन ट्रांसपोर्ट को डिटेक्ट करता है, आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आयन ट्रांसपोर्ट को डिटेक्ट करता है। और नेक्रोटिक डेब्रिस को डिटेक्ट करता है, नेक्रोटिक डेब्रिस। ये सब डॉन बन रहे थे ना, हमको उसको डिफेक्टिव कर रहे थे, तो कहा ये डॉन थे। डॉन को डिटेक्ट किसने किया, नोड लाइक रिसेप्टर ने, ठीक है। ये बात हो गया। अब नोड लाइक रिसेप्टर जो होते हैं इनका जब डिटेक्शन कर लेते हैं डायबिटीज मेलाइटस आयन ट्रांसपोर्ट का, नेक्रोटिक डेब्रिस का जब डिटेक्शन कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। जब ये क्या किए, इन रिसेप्टर को डिटेक्ट कर लिए आफ्टर डिटेक्शन इनको पता चल गया कि यही है डायबिटीज मेलाइटस आयन ट्रांसपोर्ट नेक्रोटिक डेब्रिस है। तो ये क्या करते हैं, बाइसाइटोसोलिक मल्टी प्रोटीन इन्फ्लेमेसोम, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसे क्या कहते थे, इन्फ्लेमोसोम के द्वारा क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं कैस्पेस 1 को। एक्टिवेट किसको कर देते हैं, कैस्पेस 1 को। अब कैस्पेस 1 अगर एक्टिवेट हो गया तो ये प्रोड्यूस करवाता है इंटरल्यूकिन 1 और रिजल्ट करता है इन्फ्लामेशन एंड फीवर हो जाता है। प्रोड्यूस करता है इंटरल्यूकिन 1 जो कि साइटोकाइन है, इन्फ्लामेशन मीडिएटर है, तो इन्फ्लामेशन और फीवर होगा, ठीक है। तो ये बात हो गया नोड लाइक रिसेप्टर के बारे में। और अगर नोड लाइक रिसेप्टर में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक सिंड्रोम हो जाता है, इसे कहते हैं ऑटो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम या कहते हैं फीवर सिंड्रोम। तो एक फीवर सिंड्रोम हो जाता है, इसे कहते हैं ऑटो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। क्या कहते हैं, ऑटो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम कहते हैं अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए नोड लाइक रिसेप्टर्स में। तो ये बात हुआ नोड लाइक रिसेप्टर्स के बारे में। अब हम चलते हैं अबाउट द किसके, भैया एक ही बचा है टॉल लाइक रिसेप्टर, तो कहाँ चलेंगे, टॉल लाइक रिसेप्टर के पास में चलेंगे। चलो भैया, टॉल लाइक रिसेप्टर्स। हाय गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है यार, पसीना चूर रहा है टप। ठीक है, कोई बात नहीं, गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी। देखो टॉल लाइक रिसेप्टर के बारे में बात करें, इस पर एक बार लिख देता हूँ। टॉल लाइक रिसेप्टर की अगर बात करें तो लगभग 10 टॉल लाइक रिसेप्टर मैमल्स में खोजे जा चुके हैं, इन मैमल्स लिख देना, इन मैमल्स। और ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं या कह दो रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक सेट ऑफ माइक्रोबियल मॉलिक्यूल, डिटेक्ट स्पेसिफिक सेट ऑफ माइक्रोबियल मॉलिक्यूल। तो
तो स्पेसिफिक सेट ऑफ माइक्रोबियल मॉलिक्यूल को ये डिटेक्ट करते हैं, जो कि मैमल्स में खोजे गए हैं 10। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ पर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड इंडोसोमल वेसिकल्स में। तो प्रेजेंट कहाँ पर होंगे? इंडोसोमल वेसिकल्स में एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुआ टॉल लाइक रिसेप्टर के बारे में। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? देखो, ये इंटरफेरॉन को भी क्या करता है? एक्टिवेट और रिक्रूटमेंट करवाता है कुछ चीज़ों का, तो उसके बारे में देखते हैं। देखो, ये एक्टिवेट करता है 2 सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फंक्शन के बारे में बात करते रहे हैं। फंक्शन ऑफ द टॉल लाइक रिसेप्टर, ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट 2 सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। कौन कौन से? पहला जो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो होता है NF-kB, और ये क्रिटिकल होता है, ये क्रिटिकल होता है फॉर रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स से एक्टिवेशन और उनका रिक्रूटमेंट, यानी कि उनको काम पे लगाने के लिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये क्रूशियल है, क्रिटिकल है। और दूसरा जो होगा वो होगा इंटरफेरॉन जो रेगुलेटरी फैक्टर, इंटरफेरॉन रेगुलेटरी फैक्टर 1। इंटरफेरॉन रेगुलेटरी फैक्टर 1 ना लिखो, उसके लिए लिख लो इंटरफेरॉन रेगुलेटरी फैक्टर। ये एक्टिवेट कर देता है, ये एक्टिवेट करता है एंटीवायरल साइटोकाइन को, एंटीवायरल साइटोकाइन को। जब वायरस का इन्फेक्शन होगा तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एंटीवायरल साइटोकाइन को एक्टिवेट कर देते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरॉन को, प्रोड्यूस टाइप 1 इंटरफेरॉन। ठीक है, तो ये वायरस से इन्फेक्शन में बचाते हैं। तो ये फंक्शन होता है टॉल लाइक रिसेप्टर का। और क्या फंक्शन होता है? ये डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया को ये डिटेक्ट भी करते हैं। तो ये भी इनका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो ये टॉल लाइक रिसेप्टर, सीलेक्टेंस और नोड लाइक रिसेप्टर के बारे में बात हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे, और इसमें क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। पहले पढ़ेंगे नेचुरल किलर सेल्स, उसके बाद में पढ़ेंगे भैया टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स के बाद में चलेंगे बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, और डिफरेंस देखेंगे टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक के बीच में, क्योंकि उस पर 60 नोट आ सकता है। देखो, अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल। तो इम्यून सेल के बारे में बात करते हैं, इम्यून सेल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला इम्यून सेल्स हम बात कर रहे हैं नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स यानी कि एनके सेल्स। तो 60 में क्या कहते हैं? एनके सेल्स कहते हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स के बारे में बात करते हैं। चलो भैया बात कर लेते हैं। क्या बात करोगे भैया? नेचुरल किलर किलिंग कर रहे हैं भैया, नेचुरल किलर है, हमारे लिए फायदेमंद है। डुबा चल रहा है कि बंद हो गया? चल तो रहा है फिलहाल। तो नेचुरल किलर सेल्स कहाँ तक करोगे? इधर चलो। नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, इसमें क्या होता है? यूजुअली ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फोसाइट्स तो प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? प्रोड्यूस फ्रॉम लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स। लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट से यूजुअली ये प्रोड्यूस होते हैं, और ये 5 से 10% होते हैं सर्कुलेटिंग ब्लड लिम्फोसाइट में। सर्कुलेटिंग ब्लड जो लिम्फोसाइट होगा उनमें 5 से 10% होगा। इसका कंपोजिशन कितना होगा? 5 से 10%। ठीक है, ये बात हो गया। अगला देखते हैं। ध्यान देना, ना तो ये बी सेल है
ना तो ये टी सेल हैं, ना तो ये टी सेल हैं और ना ही इनमें टी एंड बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान देना, इसे क्रॉस कर देना, ठीक है। ना तो ये बेस सेल हैं, ना टी सेल हैं, ना टी एंड बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इनपे, क्योंकि है ही नहीं भैया, तो सेल तो कैसे रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो ठीक है, ना ये बी सेल है, ना टी सेल है और ना टी और बी सेल रिसेप्टर इन पे प्रेजेंट होता है। ये बात हो गई। और ये नाड ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी सॉरी मीन कार्पसल्स हीमोग्लोबिन्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं, जैसे कि टी सेल रेस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि ये टी सेल है ही। तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू मीन कार्पसल्स हीमोग्लोबिन, जैसे कि टी सेल्स होती है। टी सेल्स क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है मीन कार्पसल्स हीमोग्लोबिन के ऊपर, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ही हमको तो यहाँ पर मेन अंडरस्टैंड करना है, फंक्शन ही तो हमको यह जरूरी है, सब चीज़ें तो सेकेंडरी हो गई। फंक्शन क्या होता है, देखो ये दोनों प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। तो इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी में इसका रोल होता है, इम्यूनिटी में इसका रोल होता है। तो इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी बोथ, ठीक है। प्रोवाइड लिख देना यार, कुछ चीजें सेंटेंस नहीं बनेगा। प्रोवाइड इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी बोथ, ठीक है। तो बोथ को प्रोवाइड करेंगे। अब ये क्या होगा, देखो अगर इनेट इम्यूनिटी होगा तो इनेट इम्यूनिटी के दौरान जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, इनेट में ये क्या करती हैं, डायरेक्टली किल नहीं करती, सॉरी ये इनेट में क्या करेंगी, डायरेक्टली किल कर देंगी। क्या कर देंगी, डायरेक्टली किल करेंगी, डायरेक्टली किल करवाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स। अब ये वायरस को नहीं किल कर रही है कि पूरा सेल ही को डिस्ट्रॉय कर दे रही है, तो सेल खत्म हो गया तो वायरस भी उसके अंदर चला जाएगा। और डायरेक्टली किल करती हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को या ट्यूमर सेल्स को। ये बात हुआ इनेट इम्यूनिटी में। वही एडेप्टिव इम्यूनिटी में ये क्या करती हैं, ये काम करती हैं कि ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करवाती है। एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी करवाती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं अगर एडेप्टिव इम्यूनिटी होगा तो नेचुरल किलर सेल्स, और दोनों में इनका रोल है। अब मार्कर के बारे में बात करते हैं कि मार्कर क्या है। तो ये तो बात हो गया, जगह तो हमारे पास है नहीं, बार बार डिलीट करना पड़ता है यार, बहुत ही ज़्यादा। बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है हल्का, आप लोग ब्रेक ले लीजिए कीजिए। तो ठीक है, नहीं लेते हो ब्रेक तो चलो शुरू करते हैं। देखो पॉपुलर मार्कर के बारे में बात करते हैं। पॉपुलर मार्कर ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। तो पॉपुलर मार्कर जो होता है एनके सेल्स का, वो होता है CD16 एंड CD56। अब तक 56 भैया, अब तक 56 किए हुए हैं। तो CD16 और CD56। तो CD56 है जो, तो अब तक 56 है, इसका कोई, इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं फुली, इसका वर्क क्या है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। क्योंकि CD16 में क्या है, जो CD16 होता है वो डिटेक्ट और बाइंड करता है, डिटेक्ट एंड बाइंड टू फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन फ्रेगमेंट ऑफ IgG एंटीबॉडी, ठीक है। तो IgG एंटीबॉडी के फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन फ्रेगमेंट से को डिटेक्ट करता है और उससे बाइंड कर जाता है कंप्लीमेंट डिफेंस प्रोटीन 16 CD16। और
CD56 जो होता है उसको अभी हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, ठीक है, कि वो क्या करता है, ठीक है। तो इसका रोल अभी हम पता नहीं कर पाए हैं, रोल इसका हम पता नहीं कर पाए, जबकि इसका रोल क्या है, डिटेक्ट करता है, बाइंड करता है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन फ्रेगमेंट ऑफ IgG एंटीबॉडी से। तो ये मार्कर की तरह काम करता है नेचुरल किलर सेल के लिए। अब ये क्या करता है, IgG एंटीबॉडी से जब बाइंड कर गया तो उसके बाद में क्या करेगा, किल करेगा सॉरी IgG एंटीबॉडी से बाइंड करता है ऑन टारगेट सेल्स एंड क्या कर, उसके बाद क्या करेगा, ये किल करेगा बाई परफोरिन और क्या होगा भैया, परफोरिन होता है, टॉक्सिन्स होता है ना, परफोरिन, टॉक्सिन एंड ग्रेनजाइम्स के द्वारा, ठीक है। तो किल करेगा बाई परफोरिन, टॉक्सिन्स एंड ग्रेनजाइम्स। तो ये बात हो गया पाप्सर मार्कर ऑफ नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। अब जो NK सेल्स होती हैं वो दो डिफरेंट टाइप्स की रिसेप्टर्स रखती हैं, एक होता है एक्टिवेटिंग रिसेप्टर और एक होता है इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। तो जो NK सेल्स हैं इनके पास में 2 टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है इनहिबिटरी रिसेप्टर और एक होता है एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। अरे भैया अगर इनहिबिट नहीं हुआ तो वो अपने ही सेल को खा जाएगी, इसलिए जरूरी है कि इनहिबिट हो। तो ये इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। तो इनहिबिटरी रिसेप्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इनहिबिटरी रिसेप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिवेंट करता है सेल्फ सेल को फ्रॉम अंडरगोइंग फाइगोसाइटोसिस। ये कैसे करता है, क्योंकि जो इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है CD94 और एक होता है CD96, 94 और 96, CD94 और 96। ये रिकॉग्नाइज कर लेता है सेल्फ सेल को, सेल्फ क्लास मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लेता है, जो खुद का होगा उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। जो कि एक्सप्रेस होता है ऑल सेल्स में, व्हिच एक्सप्रेस्ड इन ऑल सेल्स। और इसी कारण प्रिवेंट करता है, सेल्फ सेल डिस्ट्रक्शन कह दो या प्रिवेंट सेल्फ सेल फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि सेल्फ सेल को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेल्फ क्लास मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जो एक्सप्रेस होते हैं सभी सेल्स में। इसके कारण ये सेल्फ सेल को सेल्फ सेल का फाइगोसाइटोसिस नहीं करवाते हैं। वहीं पर जो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर होता है वो है NKG2D, और ये NKG2D क्या करवाता है भैया, एक्टिवेट कर देता है नेचुरल किलर सेल्स को, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन एंटीजन है उनका क्या होने लगेगा, फाइगोसाइटोसिस होने लगेगा बाय द परफोरिन और टॉक्सिन्स, ठीक है। परफोरिन, टॉक्सिन्स और ग्रेनजाइम द्वारा क्या हो जाएगा, उनका किलिंग हो जाएगा। तो ये बात हुआ रिसेप्टर्स के बारे में। अब देखते हैं कि कौन से साइटोकाइन होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल किलर सेल से। तो साइटोकाइन्स प्रोड्यूस बाय द नेचुरल किलर सेल्स के बारे में देखते हैं। अगला बात करेंगे साइटोकाइन्स जो प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल किलर सेल्स द्वारा और वो क्या करवाती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो साइटोकाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय NK सेल्स कौन से होंगी, तो ये होती हैं इंटरफेरॉन गामा
और इंटरफेरॉन गामा जो होता है वो क्या होता है, मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के लिए। जब ग्रेनुलोमा पढ़े थे तब बताया था ये चीज, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। मेजरली लिख लेना यहाँ पर, मेजरली, क्योंकि और कारण हो सकते हैं ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के, लेकिन इंटरफेरॉन गामा जो होता है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के लिए। तो इंटरफेरॉन गामा एक हो गया। और ये जो साइटोकाइन होता है इंटरफेरॉन गामा, ये क्या करता है, मैक्रोफेज का एक्टिवेशन करवाता है, वो इपिथेलाइट सेल्स में बदल जाते हैं। इपिथेलाइट सेल्स आगे चल के जायंट सेल बना लेंगे और क्या बन जाता है, ग्रेनुलोमा। तो ये चीज़ पढ़ चुके हो। तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं माइक्रोफेज को, माइक्रोफेजेस को किस में कन्वर्ट होने में, इपिथेलॉइड सेल में, इपिथेलॉइड सेल में कन्वर्ट होने को एक्टिवेट कर देते हैं। और इपिथेलॉइड सेल्स आगे इसका एग्रीगेशन होता है, क्या बन जाता है, जायंट सेल, जायंट सेल्स। और जायंट सेल्स किस में कहाँ दिखाते हैं, ग्रेनुलोमा में। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये सब पढ़ चुके हो इंटरफेरॉन गामा के बारे में। अब जो इंटरल्यूकिन 12 होता है वो एक्टिवेट करता है किलिंग एंड सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन गामा। तो इंटरल्यूकिन 12 जो होता है वो एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट किलिंग एंड सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन गामा, लिखा ऊपर ना इंटरफेरॉन गामा। तो इंटरल्यूकिन 12 जो होता है वो एक्टिवेट करता है किलिंग एंड सिक्रीशन ऑफ द इंटरफेरॉन गामा। तो ये इंटरफेरॉन गामा के बारे में बात हो गया। अब कुछ साइटोकाइन ऐसी हैं जो नेचुरल किलर सेल्स का प्रोलिफरेशन करवाती हैं। तो इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 15, इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 15 ये क्या करवाती हैं, प्रोलिफरेशन करवाती हैं ऑफ एनके सेल, प्रोलिफरेशन ऑफ एनके सेल से रिलेटेड हैं और ये प्रोलिफरेशन करवाती हैं एनके सेल्स का। ये बात हो गया नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द टी लिम्फोसाइट्स इन डिटेल। तो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में चलते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स पता है आपको क्या है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इम्यून सेल्स में अगला सेल्स है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी के लिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब चीज़ें आपको पता है इसलिए कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टी लिम्फोसाइट्स। ये 60 to 70% होती हैं सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट की, सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट का। तो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट का 60 to 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन, टी लिम्फोसाइट्स। और ये दो प्रकार की हो सकती हैं, दो प्रकार की टी सेल इसमें होती हैं। एक होती है CD4 और एक होती है CD8। और इनका रेशियो कितना होता है वो इम्पॉर्टेंट है। रेशियो जो होता है वो होता है 2:1। रेशियो कितना होता है, 2:1। CD4 और CD8 का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। ये एड्स में क्या हो जाता है, ये रेशियो डिक्रीज हो जाता है। वहाँ पे सार्कोइडोसिस में ये रेशियो क्या जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात हुई CD4 एंड CD8 के बारे में। CD4 क्या है, टी हेल्पर सेल, और एड्स में क्या होता है, टी हेल्पर सेल ही ज़्यादा अटैक हो जाती हैं, उनका नंबर कम होता है। तो नंबर कम होगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है एड्स में। तो ये बात हो गई। ये टी सेल्स है, क्या है, टी सेल्स है। अब केवल यही दो टी सेल्स नहीं होती हैं, और कई प्रकार की होंगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी होगी, ठीक है, इम्यून टी सेल्स भी होंगी, मेमोरी टी सेल्स होंगी। तो अलग अलग की टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी सेल्स कई होती हैं। तो ये टी सेल्स दो के बारे में बात किया, CD4 एंड CD8। रेशियो 2:1 होता है, एड्स में डिक्रीज हो जाती हैं, सार्कोइडोसिस में इंक्रीज हो जाता है रेशियो। तो ये बात हुआ। अब अगला बात करते हैं
कि जो टी लिम्फोसाइट्स नाम पड़ा क्योंकि ये थाइमस में कहाँ क्या होती हैं, मेच्योर होती हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं। मेच्योर होती है कहाँ पे, मेच्योर इन थाइमस, थाइमस में मेच्योर होती हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है टी लिम्फोसाइट। टी मतलब थाइमस है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, प्रेजेंट ऑन देखते हैं तो प्रेजेंट होती हैं ये लिम्फ नोड के पैराकॉर्टेक्स में, लिम्फ नोड पैराकॉर्टेक्स में, लिम्फ नोड पैराटॉप कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगी। साथ में प्रेजेंट होती इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स में, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होंगी और पेरी आर्टेरियल लिम्फाइड सीथ में प्रेजेंट होगी, पेरी आर्टेरियल लिम्फाइड सीथ में, लिम्फाइड सीथ में ये प्रेजेंट होती हैं। कौन, टी सेल्स। ठीक है, ये टी सेल्स का प्रेजेंस हो गया। अब अगर ये जो साइट है ये एट्रोफाइड हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर ये साइट क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए। अगर टी सेल डिजार्डर हो तो जो ये साइट है वो क्या, उनमें क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है, ये इन साइट में हाइपरप्लेजिया हो जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है जब टी सेल डिजार्डर होता है, टी सेल डिजार्डर होता है तब इन हाइपरप्लेजिया इन टी सेल डिजार्डर होता है इन साइट्स पे। अगर टी सेल डिजार्डर होगा तो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मार्कर्स क्या होते हैं आखिर टी लिम्फोसाइट्स के। तो मार्कर्स टी सेल्स के क्या होते होंगे, देखो CD1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे 6 को काट देना, 6 नहीं होता है, तो ये डिक्टम मतलब याद करने का तरीका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 6 को काट देना है। CD ये तुम्हारे मार्कर्स होते हैं। और पैन टी सेल मार्कर कौन होता है, CD3। तो CD3 क्या होता है, पैन टी सेल मार्कर होता है, पैन टी सेल मार्कर कौन होता है, CD3। तो ये बात हो गया। अब टी सेल रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं, TCR के बारे में बात करते हैं, TCR टी सेल रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। वीडियो गॉट लेंदी, बट क्या करें, बहुत तेज पढ़ाएंगे तो फिर ना हमको समझ में आएगा ना और ना ही इतना तेज हाथ चलेगा कि कम लिखते रहें। अब टी सेल रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। टी सेल रिसेप्टर, टी सेल TCR। ठीक है, TCR के बारे में करते हैं, टी सेल रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फा बीटा और एक होता है गामा डेल्टा। दो प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा, गामा डेल्टा। ये होता है 95% सेल्स में, 95% ऑफ सेल, और ये होता है 5% ऑफ सेल। ठीक है, 95% और 5% ऑफ सेल्स होता है। ये ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है जो कि रेस्ट्रिक्टेड टू मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। वहीं पर जो गामा डेल्टा होता है, ये क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है लिपिड पेप्टाइड स्मॉल मॉलिक्यूल विथआउट MHC, यानी कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू MHC, क्योंकि ये विथआउट MHC रिकॉग्नाइज करता है, लिपिड पेप्टाइड स्मॉल मॉलिक्यूल डिटेक्शन विथआउट MHC के बिना ये काम रिकॉग्नाइज कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, इसीलिए ये MHC रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स
microbes that try to enter epithelial barrier। अगर इपिथेलियल बैरियर को पार करने की कोशिश किया माइक्रोब्स ने, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे कौन? गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर्स। तो ये बात हो गया। अब हम हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में डिफरेंस देखते हैं। बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा यार, जल्दी करते हैं। देखो हेल्पर टी सेल TH लिखा है, TH हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये होता है CD4 टाइप और ये होता है CD8 टाइप। पहला नंबर डिफरेंस हो गया। साथ में MHC सेकेंड रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब MHC सेकेंड चाहिए इसके लिए, और इसके लिए MHC मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, इसके लिए MHC फर्स्ट चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि डिटेक्ट करने के लिए इसको MHC फर्स्ट चाहिए और इसको चाहिए MHC सेकेंड। ये बात हो गया। और ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करवाता है, और ये सेकेंड लाइन डिफेंस प्रोवाइड करवाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं वो सेकेंड लाइन डिफेंस प्रोवाइड करवाती हैं। डिफेंस इन बॉडी लिख देना, ठीक है। और सेकेंड लाइन डिफेंस इन बॉडी। अगला चीज क्या होगा? ये बी सेल्स के प्रोडक्शन को हेल्प, बी सेल से एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? डायरेक्टली किल कर देते हैं, डायरेक्टली किल माइक्रोब्स, डायरेक्टली किल करते हैं माइक्रोब्स को बाई परफोरिन ग्रेंजाइम्स मैकेनिज्म। ये ध्यान रखना, ये एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज को, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है CD4 सेल्स, यानी कि टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगे तो ग्रेनुलोमा बनवाएंगे भैया। तो ये बात हो गया TH और TC के बारे में। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, जैसे कि हेल्पर टी सेल्स कितनी टाइप की होती हैं। तो मेनली 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे हेल्पर टी सेल्स। तो 3 प्रकार की होती हैं, और क्या? एक TH1, TH2 और TH17। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल के बारे में बात करते हैं। ये 1, TH2 और TH17 3 प्रकार की होती हैं टी हेल्पर सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। टी हेल्पर सेल TH1, TH2, TH17। TH1 जो होती है वो साइटोकाइन को प्रोड्यूस करती है, इंटरफेरॉन गामा को, और ये सिग्नेचर साइटोकाइन होता है जो प्रोड्यूस होता है, सिग्नेचर साइटोकाइन दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द टी हेल्पर 1 सेल्स। ठीक है, और साथ में ये इंटरल्यूकिन 2 का भी प्रोडक्शन करवाती हैं। तो प्रोड्यूस करती हैं इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2 को, और साथ में जो इंटरफेरॉन गामा होता है वो एक्टिवेशन करवाता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक्टिवेशन करवाता है मैक्रोफेजेज का, एंड और हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडी। साथ में IgG एंटीबॉडी को भी का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन इसका करवाता है और IgG एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन करवाता है TH1। तो ये बात हो गया। साथ में ध्यान रखना, फाइट करता है अगेंस्ट इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स, तो इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये फाइट करता है। ये भी हो गया TH1 के बारे में। TH2 क्या है? ये 3 एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, 3 एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है
प्रोड्यूस करता है 3 एंटीबॉडी। एक होता है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13। इनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। जो इंटरल्यूकिन 4 होता है वो इंक्रीज करवाता है प्रोडक्शन ऑफ द आईजी, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, आईजी एंटीबॉडी को प्रोडक्शन इंक्रीज करवा देता है और एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज में रोल है इसका, प्ले रोल। एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस करवाता है। ठीक है, इंटरल्यूकिन 4। ये बात हो गया इंटरल्यूकिन 4 के बारे में। इंटरल्यूकिन 5 जो है, इंटरल्यूकिन जो 5 है वो प्रोडक्शन करवाता है किसका, प्रोडक्शन किसका करवाता है, ये प्रोडक्शन करवाता है योसिनोफिल्स का, योसिनोफिल्स का प्रोडक्शन करवाएगा, प्रोडक्शन ऑफ योसिनोफिल्स एंड हेल्प करता है एक्टिवेशन ऑफ मस्ट सेल, हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ मस्ट सेल। तो मस्ट सेल का क्या करवाएगा, एक्टिवेशन करवाता है। वहीं पर जो इंटरल्यूकिन 4 था ये एक्टिवेशन करवाता है माइक्रोफेज का, यानी कि ग्रेनुलोमा काज करेगा और आईजी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाता है। वैसे ही ये इओसिनोफिल का प्रोडक्शन करवाता है इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 13 जो होता है वो एक्टिवेशन करवाता है मैक्रोफेज का, एक्टिवेशन करवाता है माइक्रोफेज का, माइक्रोफेज के एक्टिवेशन से रिलेटेड है इंटरल्यूकिन 13 भी। इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 दोनों किससे रिलेटेड हैं, एक्टिवेशन ऑफ माइक्रोफेज से। तो ये बात हो गया। अब जो ध्यान देखना, जो TH2 होता है, जो TH2 होता है ये हेलमिंथिक इन्फेक्शंस से प्रोटेक्शन करवाता है, यानी कि फाइट करता है। फाइट लिख देना यहाँ, फाइट हेलमिंथिक इन्फेक्शंस। ठीक है, कौन, TH2 के बारे में बात हो रहा था। ये फाइट करता है हेलमिंथिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। फाइट अगेंस्ट लिख लेना यार, सेंटेंस ही नहीं पूरा हो रहा। अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट हेलमिंथिक इन्फेक्शंस, TH2। और TH17 जो होता है वो लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ 2 साइटोकाइंस। ये क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है 2 साइटोकाइन का। प्रोडक्शन किसका करवाएगा, 2 साइटोकाइन का। कौन होते हैं, एक होता है इंटरल्यूकिन 17 एंड इंटरल्यूकिन 22। इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 17-22 का प्रोडक्शन करवाएगा TH17, नाम ही TH17। और ये अब यार इधर कैसे लिखेंगे कि इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 हैं, ये क्या करते हैं, प्ले रोल इन रिक्रूटमेंट राइटिंग की तो ऐसी तैसी हो जा रही है, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स का रिक्रूटमेंट करवाते हैं। लिख तो सकते हैं ठीक से, लेकिन इतना लिखना है क्या करें। प्ले रोल इन रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स का रिक्रूटमेंट एंड माइक्रोफेज का भी क्या करवाते हैं, रिक्रूटमेंट्स। जहाँ पे इन्वेजन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहाँ पर रिक्रूटमेंट करवाएंगे न्यूट्रोफिल्स का एंड माइक्रोफेजेस का। और जो TH17 जो TH17 होता है ये फाइटिंग अगेंस्ट एक्स्ट्रासेलुलर माइक्रोब्स, ये हेल्प करता है फाइटिंग अगेंस्ट एक्स्ट्रासेलुलर माइक्रोब्स। तो TH17 के बारे में एक और चीज लिख लेना, TH17 हेल्प्स फाइटिंग अगेंस्ट एक्स्ट्रासेलुलर माइक्रोब्स। एक्स्ट्रासेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये फाइटिंग में हेल्प करता है। कौन, TH17। तो ये टी हेल्पर सेल्स के बारे में बात हो गया। अब हम चलते हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। कितना टाइम हो गया भाई साहब, 49 मिनट। 10 मिनट का खेल और है, उसका वीडियो खत्म हो जाएगा। अगर है बी लिम्फोसाइट्स,
बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, 10 से 15% होती हैं, 10 से 20%, 10 से 20% ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स का होती हैं ये। तो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स का कितना मात्रा होता है, बी लिम्फोसाइट 10 से 20%। और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं बी लिम्फोसाइट्स। और ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं एंटीजन, एंटीजेंस अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, एंटीजन प्रोड्यूस करती हैं। और ये मेच्योर कहाँ पर होंगी, बोन मैरो में, इसीलिए इनका नाम पड़ा है बी, बोन मैरो से आया है, मेच्योर इन बोन मैरो। ये सब चीज़ें आपको पता है बी सेल्स के बारे में, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब कॉमन साइट देख लेते हैं, साइट कहाँ पर है, कहाँ पर आके प्रेजेंट होंगी बी लिम्फोसाइट्स। तो उसके लिए साइट है पेयर्स पैचेस। कहाँ पर होगा पेयर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि जीआईटी का पार्ट है। और व्हाइट पल्प ऑफ स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन में 2 पल्प होते हैं, रेड और व्हाइट पल्प में बी लिम्फोसाइट कम भरा होता है और रेड पल्प में आरबीसीज होती हैं। तो व्हाइट पल्प ऑफ स्प्लीन और कहाँ पर होगी, कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड में, यानी कि लिम्फ नोड कॉर्टेक्स में होती हैं। अगर इन पे इन्फेक्शन हो जाए, बी लिम्फोसाइटिक डिफेक्ट हो जाए, तो क्या हो जाता है, एट्रोफाइड हो जाती हैं दिस साइड, ये साइड एट्रोफाइड हो जाती हैं। एट्रोफाइड व्हेन बी लिम्फोसाइट डिफेक्ट लाइक ब्रूटन ए गामा ग्लोबिनीमिया अकर। जब ब्रूटन एगामा ग्लोबिनीमिया होगा, उस कंडीशन में जो ये साइट होगी वो एट्रोफाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब हम मार्कर्स के बारे में बात करते हैं। मार्कर्स के बारे में पहले तो डिलीट करना पड़ेगा ऐसी चीजें। ऐसा कोई जुगाड़ होता कि एक बार ऐसे करते हैं मिट जाता पूरा, जादू। ठीक है, तो मार्कर्स के बारे में बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स के। तो बी लिम्फोसाइट्स के मार्कर भैया बहुत ही वाइड हैं। CD10 हुआ, या से CALLA भी कहते हैं। और CD, अब यहाँ से 19, 20, 21, 22, 23 तक चले जाओ, तो 19 हो गया, CD20 हो गया, CD21 हो गया, CD22 हो गया, और CD23 होगा, CD23, और IG अल्फा को 79A भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 79A, CD79A। और जो IG बीटा होता है उसे कहते हैं CD79B। ठीक है, IG79B। तो जो IG अल्फा और IG बीटा होता है, यानी कि CD79A और CD79B, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल भी होता है। ये क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल।
की तरह भी काम करता है, मार्कर और सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, IG अल्फा और IG बीटा, CD79A CD79B, यानी कि सिग्नल का ट्रांसमिशन करवाएंगे। और जो CD19 होता है ये पैन बी सेल मार्कर होता है, पैन बी सेल मार्कर होता है CD19। और CD21 क्या होता है, CD21 जो होता है ये रिसेप्टर की तरह काम करता है, रिसेप्टर फॉर एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस के लिए रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो ये बात हो गया। अब इन्फेक्शन देख लेते हैं, इन्फेक्शन कॉज बाई एप्स्टीन बार वायरस, EBV, एप्स्टीन बार वायरस द्वारा इन्फेक्शन होता है। ये क्यों होता है, जो एप्स्टीन बार वायरस होता है वो रिक्वायर्ड कंप्लीमेंट रिसेप्टर 2, CR2 क्या है, कंप्लीमेंट रिसेप्टर 2 टू इंटर एंड इन्फेक्ट बी सेल्स। जो एप्स्टीन बार वायरस होता है वो रिक्वायर करता है कंप्लीमेंट रिसेप्टर 2 फॉर टू इंटर इन एंड इन्फेक्ट बी सेल्स। अब अगर ये इंटर कर गया तो बी सेल्स का क्या हो जाएगा, बी सेल्स में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। बी सेल्स इन्फेक्शन हो जाएगा तो कंडीशन जनरेट होगा, क्या होगा, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। एक होगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। दूसरा चीज क्या होगा, हॉजकिन लिम्फोमा में हो सकता है। तो अगर एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन कॉज करेगा तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा, हॉजकिन्स लिम्फोमा होगा और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा होगा, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा होगा। ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होगा। और देखो ये रिक्वायर कर रहे हैं CR2 को, यानी कि हम अगर हम इसको मैच करना चाहते हैं तो CRT को ऐसा करें कि CR2 ही इनहिबिट हो जाए, CR2 काम ना करे अपना, तो एप्स्टीन बार वायरस अंदर घुस ही नहीं पाएगा बी सेल्स के और ये चीज़ें नहीं होगी। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा या नाइजोफेरेंजियल कार्सिनोमा और पोस्ट ट्रांसप्लांट, एक और होता है पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजॉर्डर। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन साहब EBV के कारण होता है। अब बात हो गया ये चीज़, इसे जैसे वहाँ T सेल रिसेप्टर के बारे में बात किए थे, अब यहाँ पर बात करेंगे B सेल रिसेप्टर के बारे में। B सेल रिसेप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे बी सेल रिसेप्टर BCR के बारे में बात करेंगे। BCR बी सेल रिसेप्टर, BCR का हमारा नहीं है, पहले चलता था। ठीक है, BCR है बी सेल रिसेप्टर। तो बी सेल रिसेप्टर में क्या होगा, देखो जो बी सेल रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं IgM एंड IgD एंटीबॉडीज। IgM और IgD एंटीबॉडी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं बी सेल की। ठीक है, और ये IgM एंड IgD along with signal transducer work as receptor। मतलब सिग्नल ट्रांसड्यूसर क्या थे, 79A 79B यानी कि IG अल्फा और IG बीटा
वो भी उसके साथ में आईजीएम और आईजीडी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ये बी सेल रिसेप्टर कहलाते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं उनका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है टी सेल डिपेंडेंट और एक होता है टी सेल इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंटली भी हो सकते हैं टी सेल के, और टी सेल के डिपेंडेंस पे भी हो सकते हैं। 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन जो होता है वो 2 पाथवे द्वारा हो सकता है बी सेल्स का। एक होता है टी सेल डिपेंडेंट पाथवे, एक होता है टी सेल इंडिपेंडेंट पाथवे। ये पाथवे है, ठीक है। तो 2 पाथवे के द्वारा एक्टिवेट हो सकते हैं, एक होता है टी सेल डिपेंडेंट और एक होता है टी सेल इंडिपेंडेंट। टी सेल डिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जब एक्टिवेट होगा, एक्टिवेटेड व्हेन प्रोटीनेशियस एजेंट, क्या होगा, प्रोटीनेशियस एजेंट होगा, प्रोटीनेशियस एंटीजन होगा। और ये कब एक्टिवेट होगा, व्हेन लाइपोपॉलीसैकेराइड एजेंट होगा, एंटीजन होगा, ठीक है। व्हेन लाइपोपॉलीसैकेराइड एंटीजन होगा तो एक्टिवेट होगा टी सेल इंडिपेंडेंट पाथवे। अब जो एक्टिवेट हो गया प्रोटीनेशियस एजेंट था, तो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब जो टी सेल डिपेंडेंट पाथवे है वो एक्टिवेट कब होता है, जब प्रोटीनेशियस एंटीजन होगा। जैसे जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स पे 2 तरीके के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक CD40 और एक CD40 और एक होता है सॉरी CD, जो बी सेल्स होते हैं उसमें CD40 रिसेप्टर होते हैं और टी सेल्स पे CD40L रिसेप्टर होते हैं, CD40L रिसेप्टर होते हैं। टी सेल्स पे क्या होते हैं, CD40L रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर लिख देना, रिसेप्टर होते हैं। तो बी सेल्स में होते हैं CD40 रिसेप्टर और टी सेल्स में होते हैं CD40L रिसेप्टर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा एंटीजन का वो किस पर होगा, CD40L पे। CD40L पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा और बनेगा IgM एंड IgD एंटीबॉडी बनेगा और इसमें क्लास स्विचिंग होगा। क्लास स्विचिंग के द्वारा बन जाएगा जो रिमेनिंग एंटीबॉडी हैं, IgG, IgA और IgE। किसके द्वारा होगा, क्लास स्विचिंग मैकेनिज्म द्वारा। क्लास स्विचिंग मैकेनिज्म द्वारा IgM और IgD से बन जाता है IgG, IgA और IgE, जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो ये बात हो गया। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि IgG और IgE और ये सब क्या करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ के बारे में भी कुछ पता कर लेते हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, बस कुछ चीज़ें कि मिलेनियर एंटीबॉडी किसे कहा जाता है, कौन है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है, कौन है जो पूरे सेल्स में प्रेजेंट होता है, सभी जगह प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है आपको। तो पहले देखते हैं IgA को ध्यान रखना, प्रेजेंट इन ऑल सिक्रीशन ऑफ बॉडी, ऑल सिक्रीशन ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है। IgG तो पता ही है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा क्रॉस कैन, अरे यार चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लिया, प्लेसेंटा क्रॉस हो सकता है इसमें। तो IgG जो होगा वो क्रॉस कर जाएगी प्लेसेंटा, अरे लिख ही देते हैं, क्रॉसेस प्लेसेंटा, क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को। और जो IgE होती है, IgE
एक होती है मोस्ट क्रिटिकल इन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आईजी के बारे में बात हुआ। अगला बात करते हैं आईजीएम। यम से मिलनेर याद रखना, ठीक है। तो आईजीएम क्या है? आईजीएम क्या है? ये हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है, पहले नंबर हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। पेंटामेरिक होती है, ये पेंटामेरिक होती है, और इसे कहते हैं मिलेनियर्स एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? मिलीनेयर्स एंटीबॉडी कहते हैं, इसे कहते हैं मिलेनियर्स एंटीबॉडी। तो ये बारे में बात हो गया। एक चीज और आप ना, जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं, टी हेल्पर सेल्स होती हैं, वो भी क्या करती हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडी, जैसे कि इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरफेरॉन गामा। आईजीएम सिक्रीशन जो होता है, आईजीएम सिक्रीशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है इन आईजीएम इंक्रीज इन वाल्डेनस्ट्रॉम माइक्रोग्लोबिनेमिया। वाल्डेनस्ट्रॉम माइक्रोग्लोबुलिनेमिया। तो वाल्डेनस्ट्रॉम माइक्रोग्लोबुलिनेमिया में आईजीएम सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। या हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम भी इसे कहते हैं, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम भी कहते हैं इस कंडीशन को, जिसमें आईजीएम सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। अब एक है मल्टीपल मायलोमा क्या है? ये क्या है? मल्टीपल मायलोमा डिजीज है, ठीक है। ये क्यों होता है? प्लाज्मा सेल डिजॉर्डर है। क्या है? प्लाज्मा सेल डिजॉर्डर which produces कौन है भैया? खड़ा कर रहा है, एक से एक है दुनिया में। प्लाज्मा डिजॉर्डर्स which produces abnormal immunoglobulins which are monoclonal। अब लिख लेना मोनोक्लोनल, नहीं जगह है यहाँ पर, लिख देता हूँ मोनोक्लोनल, जो कि क्या होता है? मोनोक्लोनल। तो ये खत्म हुआ सेल्स ऑफ द इम्यून सेल्स के बारे में खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनका फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो यार। ठीक है, धन्यवाद।